हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम पढ़ने वाले हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, यानी कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। इससे पहले हम लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो उस लेक्चर को भी ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक लेक्चर इस पर भी है चैनल पे, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है जब हम इंफ्रारेड, जो स्पेक्ट्रम की जो रेज होती हैं इंफ्रारेड, जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। ठीक है, तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये एक वाइब्रेशनल टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी है। जैसे कि हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा था कि यूवी विजिबल जो रेंज होती है यूवी विजिबल की, उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि जब वो एनर्जी कंपाउंड एब्जॉर्ब करता है तो उस एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, यानी उस एनर्जी का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए किया जाता है। पर आईआर रेडिएशन में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि उनकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सके, जैसे कि यूवी विजिबल में होते हैं। इसीलिए आईआर रेडिएशन जब कोई भी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है तो वो एनर्जी सिर्फ इतनी होती है कि उससे बॉन्ड वाइब्रेट कर सकें। तो बॉन्ड वाइब्रेशन में इन्वॉल्व होती है आईआर रेडिएशन की एनर्जी। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब ये जो इंफ्रारेड की रेंज है, यानी हमें पता है कि एक पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें कि बहुत सारी रेंज होती हैं। तो जो हमारे आईआर रेडिएशंस हैं, इनकी जो रेंज है स्पेक्ट्रम में वो है 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, तो इसकी रेंज होती है 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर। आईआर रेडिएशन की जो रेंज है उसको हमने 3 रीजन्स में, यानी सब रीजन्स में डिवाइड किया है। नियर आईआर, मिड आईआर एंड फार आईआर। तो 3 सब रीजन्स में ये डिवाइडेड होता है, नियर आईआर, मिड आईआर एंड फार आईआर। अब जो एक मॉलिक्यूल है वो हर एक फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा आईआर रेडिएशन की, यानी क्योंकि हमें पता है ये पूरी रेंज है 1 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक। तो हर एक फ्रिक्वेंसी के आईआर रेडिएशन को हर एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं करता है। पर्टिकुलर मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक जो फ्रिक्वेंसी है उसी को एब्जॉर्ब करेगा, और इसी के बेसिस पे हम मॉलिक्यूल्स को डिफरेंशिएट भी कर पाते हैं, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल की, हर एक बॉन्ड की अपनी एक ऐसी फ्रिक्वेंसी होती है जिसको वो एब्जॉर्ब करता है, और उसी बेसिस पे हम फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो कि हम एनालिसिस पार्ट में देखेंगे कि किस तरीके से स्पेक्ट्रम को एनालाइज किया जाता है। तो ये हमारी बात होती है आईआर रेडिएशंस की। अब एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए, हमारे पास 2 तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। देखिए, लीनियर और नॉन लीनियर से मेरा मतलब ये है कि जब हम उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जैसे कि वाटर है, यानी एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन्स उसमें होते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है हमारे वाटर का, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये नॉन लीनियर है, क्योंकि ये बेंड मॉलिक्यूल है, तो ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। जबकि जो हमारा, अगर हम बात करें और किसी मॉलिक्यूल की, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एक लीनियर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो जो हमारा CO2 होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वो एक लीनियर मॉलिक्यूल है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में है। जबकि जो वाटर है हमारा वो एक बेंड मॉलिक्यूल है, यानी वो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। तो उसी के रिस्पेक्ट में हम बात करें कि क्या होता है यहाँ पे, तो लीनियर और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका सिस्टम अलग होता है। तो जो हमारा लीनियर मॉलिक्यूल है, जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे 3 तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारी होती हैं वो ट्रांजिशनल होती हैं, 2 रोटेशनल होती हैं और 3n-5 वाइब्रेशनल होती हैं। देखिए, कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है उसके पास टोटल 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, जहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन दैट मॉलिक्यूल, यानी उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने एटम्स लगे, कितने एटम्स उस मॉलिक्यूल में है, वो हमारा n है। और इसी अकॉर्डिंग जो हमारा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है किसी भी मॉलिक्यूल की वो 3n होती है। ठीक है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारी 3n। ठीक है, और उसमें से जो हमारी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो ट्रांजिशनल होती है, 2 रोटेशनल होती है और 3n-5 वाइब्रेशनल होती है। ये हम बात करें लीनियर की, तो 3 ट्रांजिशनल, देन रोटेशनल 2 और वाइब्रेशनल 3n-5, जहाँ पे n है नंबर ऑफ एटम्स इन दी मॉलिक्यूल। जबकि नॉन लीनियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रांजिशनल जो होती हैं वो 3 होते हैं, रोटेशनल भी 3 होती हैं और वाइब्रेशनल 3n-6 होती है, और टोटल तो हमें बताइए 3n होता है। तो यहाँ पे जैसे अगर एक मॉलिक्यूल के पास 3 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो इसका मतलब वो 3 तरीके के वाइब्रेशन शो कर सकता है। अगर 2 हैं तो 2 तरीके के वाइब्रेशन शो कर सकता है, वो हम अभी आगे देखेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग वाइब्रेशनल मोशंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यही हमारा इंटरेस्ट पॉइंट है, क्योंकि आईआर रेडिएशन से सिर्फ वाइब्रेशंस होते हैं। ठीक है, तो वाइब्रेशन के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के बारे में, जो कि है हमारा वाटर। तो वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि नॉन लीनियर है और इससे कंसेप्ट को अच्छे से समझा भी जा सकता है। तो अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में हमारे पास कौन कौन से वाइब्रेशन हैं। तो वाटर के पास कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं वाटर के पास। ठीक है, तो अगर वाटर के पास 3 एटम्स हैं यानी कि उसका n कितना है? 3। तो यहाँ से अगर हम इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहें तो वो 3n होता है। तो 3 इंटू 3 9, दैट मीन्स इसके पास टोटल 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, तो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके पास। और क्योंकि नॉन लीनियर का फॉर्मूला था हमारा 3n-6, राइट, तो 3n-6 था वाइब्रेशन के लिए। अगर वाइब्रेशन मोशंस कितने हैं ये हमें बात पता करनी है, तो हम 3n-6 करते हैं नॉन लीनियर में। तो 3n-6, 3n कितना है यहाँ पे? 9 और -6 यानी कि 3। यानी कि जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, जो कि एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, उसके पास 3 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 3 तरीके के वाइब्रेशन उसके पास होंगे, जैसे कि अब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कौन कौन से वाइब्रेशंस हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है और बेंडिंग वाइब्रेशन है। तो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग में भी अलग अलग हो सकते हैं, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो सकती है और सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो सकती है। अगर हम बेंडिंग की बात करें, मैं जनरली बात कर रही हूँ कि बेंडिंग कितने टाइप की होती है। आई एम नॉट सेइंग कि H2O में कितनी है, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि बेंडिंग वाइब्रेशन कितने टाइप की होती हैं। तो बेंडिंग वाइब्रेशन जो होती हैं 4 टाइप की होती हैं। ठीक है, बेंडिंग वाइब्रेशन 4 टाइप की होती हैं, जो कि होती है सिजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। ठीक है, सिजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग, इसमें अलग अलग तरीके से मॉलिक्यूल बेंड करता है और उसके मोशन की वजह से उसको ये नाम दिए गए हैं। ठीक है, 4 तरीके की क्या होती हैं? बेंडिंग वाइब्रेशंस होती हैं। और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन सिमेट्रिक हो सकती है, एसिमेट्रिक हो सकती है। अब हम आते हैं H2O पे पर्टिकुलरली, कि H2O के पास कितने तरीके के वाइब्रेशन है। तो 3 तरीके की वाइब्रेशन है इसके पास, जो कि 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइडेड है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड बेंडिंग वाइब्रेशन। ठीक है, फिर स्ट्रेचिंग 2 टाइप की है इसके पास, एक है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और दूसरी है एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। और बेंडिंग वाइब्रेशन एक ही है। ठीक है, तो बेंडिंग वाइब्रेशन एक है और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन 2 है इसके पास। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग का मतलब ये होता है कि जैसे एक ऑक्सीजन है, उससे 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है। ठीक है, तो सिमेट्री का मतलब ये होगा कि जब ये स्ट्रेच होगा मॉलिक्यूल, तो जो दोनों बॉन्ड्स हैं, एक और 2 H के बीच में जो बॉन्ड्स है, दोनों बॉन्ड्स एक साथ ही छोटे होंगे, एक साथ ही बड़े होंगे, सिमेट्री में चलेंगे। तो इसलिए इसको सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कहते हैं। जबकि एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है, एक बॉन्ड छोटा होगा, दूसरा बड़ा होगा, फिर एक बॉन्ड छोटा होगा, दूसरा बड़ा होगा, इस तरीके से स्ट्रेचिंग होगी, तो वो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। ठीक है, तो दोनों तरीके की स्ट्रेचिंग हमारे पास यहाँ पे H2O में होंगी, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। और यहाँ पे दोनों स्ट्रेचिंग ही आईआर एक्टिव होगी, वो हम बात करेंगे आईआर एक्टिव का मतलब क्या होता है आगे, तब आप अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे। बेंडिंग वाइब्रेशन भी जो होगी वो भी आईआर एक्टिव होगी, यानी H2O के तीनों तरीके की वाइब्रेशन आईआर एक्टिव होंगे। ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे आईआर एक्टिव और इनएक्टिव कैसे हम पता करेंगे। नेक्स्ट है हमारा वाइब्रेशन जो है वो है एक लीनियर मॉलिक्यूल के बारे में, जो कि हमारा एग्जाम्पल है जिसका CO2। तो CO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही था। यहाँ पे भी हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है टोटल। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कितनी होंगी, हमारे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स 3 है यहाँ पे भी, यानी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 9 ही रहेंगी। अब हमें वाइब्रेशनल डिग्री निकालनी है, तो वाइब्रेशनल होता है लीनियर मॉलिक्यूल का 3n-5। तो 3n-5 का मतलब 9-5, दैट मीन्स कितना, 4। तो यहाँ पे टोटल 4 तरीके की वाइब्रेशंस होंगे, जिसमें कि 2 स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होंगे और 2 बेंडिंग वाइब्रेशंस होंगे। ठीक है, ये हम बात करें CO2 मॉलिक्यूल की, जो कि एक लीनियर मॉलिक्यूल है। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में कौन कौन से होंगे, एक सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगी, एक एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगी। बेंडिंग में एक इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन होगी और एक आउट ऑफ प्लेन होगी। यहाँ पे एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग आईआर एक्टिव होगी, इन प्लेन बेंडिंग जो है वो भी आईआर एक्टिव होगी, आउट ऑफ प्लेन भी आईआर एक्टिव होगी, पर सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो है वो आईआर इनएक्टिव होगी। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये वही वाला कंसेप्ट आ जाता है कि कैसे हम पता करें कि कोई भी मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव है या इनएक्टिव है, और अगर पता भी कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या है। देखिए, जो भी मॉलिक्यूल आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा वो आईआर एक्टिव होगा, जो एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो आईआर इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो जो एब्जॉर्ब करेगा तो वाइब्रेशन भी होंगे उसमें और फिर पीक भी आएगी, तो वो आईआर एक्टिव होंगे। जो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे वो इनएक्टिव होंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव होते हैं, यानी कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक की जरूरत है अगर कोई भी मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव होगा।
तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट के साथ होगा, यानी जिस मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट होगा सिर्फ वो ही आईआर एक्टिव होंगे। ठीक है, इसमें भी एक ट्विस्ट है कि हर एक डायपोल मोमेंट कंटेनिंग मॉलिक्यूल भी आईआर एक्टिव नहीं होता है। डायपोल मोमेंट होना चाहिए, पर डायपोल मोमेंट वाइब्रेशन के दौरान चेंज होना चाहिए। ठीक है, जब बॉन्ड में वाइब्रेशंस चल रही होती हैं नॉर्मली भी, तब क्या होता है, डायपोल मोमेंट चेंज होता है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट जो है चेंज होना चाहिए वाइब्रेशन के दौरान, तभी जाके वो आईआर एक्टिव होगा कंपाउंड। तो दो चीज़ें हमें पता लग गई कि एक तो डायपोल मोमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मॉलिक्यूल में, दूसरी चीज़ कि जो डायपोल मोमेंट है वो चेंजिंग डायपोल मोमेंट होना चाहिए। अब जो चेंज है डायपोल मोमेंट का वो भी उसी फ्रिक्वेंसी से होना चाहिए जो फ्रिक्वेंसी हमारे कमिंग आईआर रेडिएशन की है। यानी जो इनकमिंग आईआर रेडिएशन है, जो आईआर रेडिएशन सैंपल पे डाले जा रहे हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी और जिस फ्रिक्वेंसी से डायपोल मोमेंट चेंज हो रहा है वो दोनों अगर सेम होंगी, इक्वल होंगी, तभी ही आईआर एक्टिव होगा कंपाउंड जो है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आईआर एक्टिव होने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। अब बात करते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव कभी नहीं होते हैं, यानी आईआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं। जो होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि N2, H2, O2, ये कभी भी आईआर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनके पास डायपोल मोमेंट जो होता है ज़ीरो होता है, इनके पास ज़ीरो डायपोल मोमेंट होता है। तो जब डायपोल मोमेंट नहीं है तो फिर आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब भी नहीं होंगे, एंड दीज आर आईआर इनएक्टिव। नेक्स्ट बात ये है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके पास होता है डायपोल मोमेंट, परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, बट फिर भी वो आईआर इनएक्टिव होते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर उनका जो डायपोल मोमेंट है वो चेंज नहीं हो रहा होता है। डायपोल मोमेंट है बट चेंज नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये आईआर इनएक्टिव होते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स। बाकी के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे आईआर एक्टिव होंगे, उनका जो डायपोल मोमेंट है वो चेंजिंग होना चाहिए। ठीक है, तो दो चीज़ें ये हो गई। तीसरी चीज़ ये होती है कि जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लीनियर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो लीनियर एंड सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स की जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है वो आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करती है, क्योंकि उनके डायपोल मोमेंट में कोई भी चेंज नहीं होता है। अब इसको हम पीछे से समझेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे सारे जो वाइब्रेशंस है वो सब क्या होंगे, आईआर एक्टिव होंगे CO2 में, बट सिर्फ सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग जो है वो आईआर इनएक्टिव होगी। यानी जो बॉन्ड जो है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग दिखा रहा है वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा आईआर रेडिएशन को। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मॉलिक्यूल लीनियर है। ठीक है, इसमें वैसे ही सिमेट्री है क्योंकि ये लीनियर है। अब जो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है उसमें बॉन्ड अंदर की तरफ भी आते हैं और फिर बाहर की तरफ भी एक साथ जाते हैं, तो इसलिए कोई बॉन्ड छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक साथ छोटे सब एक साथ बड़े होते हैं। तो इसको सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायपोल मोमेंट बन रहा है, बिगड़ रहा है। ठीक है, तो चेंज नहीं है कुछ भी, तो देयर इज नो चेंज इन डायपोल मोमेंट सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में। ठीक है, तो इसलिए लीनियर मॉलिक्यूल का जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है, ठीक है, वो आईआर इनएक्टिव होते हैं क्योंकि वहाँ पे डायपोल मोमेंट का चेंज नहीं है। जबकि एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्योंकि एक बॉन्ड छोटा हो रहा है एक बॉन्ड बड़ा हो रहा है, तो डायपोल मोमेंट का चेंज है यहाँ पे, तो इसीलिए ये आईआर एक्टिव होती है। तो हम ये चीज़ समझ गए कि जो लीनियर मॉलिक्यूल होता है सिर्फ उसका जो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है वो आईआर इनएक्टिव होता है, बाकी के तीनों जो वाइब्रेशन है वो क्या है, आईआर एक्टिव है। उसी तरीके से H2O के सारे ही आईआर एक्टिव होंगे, स्ट्रेचिंग भी और बेंडिंग भी, दोनों तरह की स्ट्रेचिंग भी, क्योंकि यहाँ पे डायपोल मोमेंट का चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से ये होते हैं आईआर एक्टिव एंड इनएक्टिव कंपाउंड। अब आप समझ गए होंगे कि एक आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक चाहिए और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आईआर इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। अभी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में और भी चीज़ें बहुत सारी हैं जो कि डिस्कस करनी है, तो यहाँ पे हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि कैसा होता है आईआर स्पेक्ट्रम, कैसे उसको हम एनालाइज करते हैं और क्या एप्लीकेशंस होती हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।